हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी बच्चे आ जाइए और सभी हो जाइए कनेक्ट। आज की क्लास को हम फिर कर लेते हैं स्टार्ट। अभी तक अगर किसी भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वॉच कर सकता है। ठीक है, ये हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सब्जेक्ट चल रहा है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, और हम इसमें कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अति लघु त्रिय प्रश्न हमारे चल रहे हैं। ठीक है, और ये राजन की सीरीज़ चल रही है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये तो बिल्कुल आपको राजन की सीरीज़ तो बिल्कुल करनी ही करनी है। क्लियर। और बाकी जो आपका ये सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम 50 मार्क्स का स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से सभी कनेक्ट हो जाइए भाई, और चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और कुछ बच्चे अगर नए कनेक्ट हुए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। हमारा क्वेश्चन है 41, पुनर्बलन कौशल से आप क्या समझते हैं और इसका क्या उद्देश्य है। तो देखो, पुनर्बलन कौशल जो है वो आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि कैसे होगी? जैसे किसी बच्चे ने सपोज़ दैट किसी ने अच्छा काम किया है, कोई बेहतर मार्क्स लाया है, अपनी क्लास में फर्स्ट आया है, तो उस बच्चे को शाबाशी देना, उसकी पीठ थपथपाना, उसको कुछ चीज़ें रिवॉर्ड में देना। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं कि उसका मनोबल बढ़ता है और उसकी अनुक्रिया में वृद्धि होती है। तो इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो क्या उपयोगिता है शिक्षण में क्रियाशीलता, लर्निंग बाय डूइंग की। इससे क्या होता है? पढ़ने में रुचि जागृत होती है। ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 43, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। तो विज्ञान में प्रयोग प्रदर्शन क्या होता है? किसी चीज़ को मतलब दिखाना। ठीक है, और प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर कोई टीचर है और वो एक्सप्लेनेशन देता है तो उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो उसको उदाहरण प्रॉपर जो है एग्जाम्पल का यूज़ करे, दृष्टांत का। दृष्टांत होती है जैसे कि चार्ट मॉडल, जो चीज़ें आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब जो आप चीज़ें समझा रहे हैं बच्चे को एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई चले। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। तो प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जा सकती है। प्रेरणा मतलब अभिप्रेरणा या प्रेरणा एक ही चीज़ होती है, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही वर्ड होते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से बच्चों में क्या बिल्डअप होता है? इंटरेस्ट। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता है तो उसे कोई सिखा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा खुद से इंटरेस्ट लेगा वही सीख सकता है। बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। अगर बच्चे को आपको मोटिवेट करना है तो जो उसकी जन्मजात रुचियां हैं, जन्मजात मतलब जो उसमें ये कह दो गॉड गिफ्टेड या कोई चीज़ें पहले से हैं, जन्मजात हैं, तो आपको उसकी रुचियों को बाहर निकालना है। ठीक है, देखना है कि उस बच्चे में किस चीज़ के प्रति वो रुचि दिखा रहा है। अपनी रुचि उत्पन्न होने पर उसकी ज्ञान ग्रहण शक्ति भी बढ़ जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मूर्त से अमूर्त सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मूर्त से अमूर्त, जितने भी शिक्षण सूत्र हैं वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपको करने सभी हैं। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी सारे शिक्षण सूत्र, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखो, मूर्त से अमूर्त क्या होता है, मतलब इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर भी इसका दूसरा नाम बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा जो चीज़ें जानता है उसको आधार बनाकर उसको वो चीज़ें सिखाई जाती है जो वो नहीं जानता है। ठीक है, जैसे कि जोड़ सिखाने के लिए सबसे पहले गिनती बताते हैं टीचर, राइट।
तो इसमें भी यही लिखा है कि मूर्त से अमूर्त पर इस बात पर बल दिया जाता है कि सबसे पहले बच्चों को मूर्त वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, मतलब जो चीज़ें वो जानता है पहले से, उसके बाद अमूर्त तथ्यों का परिचय कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं, जिनको पहचाना जा सकता है और समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं वो होती हैं जो दिखाई नहीं देती, ठीक है, और उनको समझना क्या होता है, कठिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। निदानात्मक, रिमीडियल टीचिंग। अब देखो, निदानात्मक में और उपचारात्मक में दोनों में ही क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। निदान तो होता है किसी समस्या के कारण का पता लगाना, और उपचार होता है जब हमें कारण का पता लग जाता है तब हम उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य है किसी रोग का निदान करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्या का उपचार करता है, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं और अधिगम संबंधी त्रुटियों का निदान करता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो भाई सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो बहुस्तरीय मल्टी क्लास टीचिंग, मैंने आपको कल भी बताया था, जब एक से ज़्यादा क्लासेस को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, एक तो शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, दूसरा विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, थर्ड है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, फोर्थ है छात्रों में समूह के सदुपयोग की आदत डालना और छात्रों में सृजनात्मक शक्ति को विकसित करना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो खेल पर आधारित कौन से दो शिक्षण हैं, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी मेथड, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो ये क्वेश्चन है किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी मेथड, आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों के प्रवर्तक कौन हैं, किसने इन मेथड्स को दिया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना आप लोग। तब आप लोग खुद से कोई चीज़ सर्च करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसका आंसर सर्च करते हैं, तब जाके आपको वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 50, शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या महत्व है। प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चनर मेथड। अब प्रश्नोत्तर विधि जो है पहले भी कई बार आई है, और मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि इसको सुकराती विधि के नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है। सुकरात ने ये दी है, तो इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो शिक्षण का मूल्यांकन हो जाता है, दूसरा नवीन ज्ञान का संबंधीकरण, जिज्ञासा के लिए बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो वो कुछ पूछते हैं कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है। तो उससे भी अगर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, टीचर आंसर देता है, तो उनकी जिज्ञासा शांत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर पाठ के विस्तार हेतु, अगर आपको पाठ को विस्तारित रूप से समझाना है, एक्सप्लेन करना है बिल्कुल सही से, तो भी ये मेथड अच्छा है। दूसरा है फिर लास्ट हमारा रुचि और एकाग्रता बनाए रखने के लिए। जैसे आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं बार बार, तो बच्चों का ध्यान आपकी तरफ क्या होता है, एकाग्र होता है ना, उनका इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 51, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ पर है। तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग जो है वो प्रयागराज, पूर्व नाम क्या था प्रयागराज का, इलाहाबाद, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की आगमन विधि से बताइए आप क्या समझते हैं। देखो दो मेथड होते हैं शिक्षण के, आगमन विधि और निगमन विधि, ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो शिक्षण की आगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग जो है वो व्याकरण में होता है। किस में होता है, ग्रामर में। आगे बढ़ते हैं। दक्षता अधिगम शिक्षण के सोपान लिखिए। अब देखो दक्षता आधारित जो शिक्षण विधि है उसके सोपान क्या क्या हैं। सबसे पहले तो पूर्व तैयारी उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए, पहले से तैयारी मतलब प्री प्लान्ड होना चाहिए, उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, सहायक सामग्री। फिर दूसरा है व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना। थर्ड है नियम निर्णय का समन्वयकरण, सूचीकरण और अभ्यास। और लास्ट है हमारा अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना, ठीक है, और फिर उसका क्या करना, प्रयोग करना। तो ये है दक्षता आधारित दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान। आगे बढ़ते हैं। सोपान मतलब स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते हैं आप लोग। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 54, रुचिपूर्ण शिक्षण क्या है। रुचिपूर्ण मतलब इंटरेस्टफुल। यह शिक्षकों का
शिक्षकों हेतु शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको ना समझ में आ रही हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो एक तो रटने की अपेक्षा सिखाने पर बल होता है रुचिपूर्ण में, ठीक है। सीखने को आनंदमयी बनाना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, हास और अवरोध को रोकना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। सहभागी क्या होता है? जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों मिलके, मतलब दोनों की जो भागीदारी होती है बिल्कुल बराबर की होती है, ठीक है। तो उसके उद्देश्य क्या है? एक तो कक्षा के नीरस वातावरण को दूर करके उसे आनंददायक बनाना, और दूसरा है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? देखो क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना। तो छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पाठ प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या है? अगर आप बच्चे को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, उससे इंट्रोडक्शन कराते हैं किसी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, ऐसा तो है नहीं कि बस गए और आपने अपना टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट किया जाता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है, तब जाके उसको कोई न्यू टॉपिक पढ़ाते हैं, राइट। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम ऐसा? तो छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ देना ही क्या कहलाता है? प्रस्तावना। और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है फिर पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, चारों सेमेस्टर में अगर आप अपना एजुकेशन पेपर 1 और पेपर 2 अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी टेट एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। क्लियर। चलिए फिर पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय क्या है? ये छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करता है या बल देता है। पुनर्बलन का अर्थ होता है पुनः बल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। शिक्षण की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियाँ, मूल्यों, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक और औद्योगिक परिस्थितियाँ होंगी वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया भी होगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं? गतिविधि मतलब एक्टिविटी बेस्ड, जिसकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं, साथ ही उसे करके सीख रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। नेक्स्ट है टीएलएम का पूरा नाम आपको बताना है, उसके उपयोग बताने हैं। तो टीएलएम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब ये टीएलएम अगर आपको देखना है कि कैसा होता है, किस तरीके से बनाते हैं, तो प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट टीएलएम के नाम से भी बनाई है आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। उसमें आप जाके चेकआउट कर लेना, देख लेना किस तरीके से टीएलएम बनाया जाता है। क्लियर। वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है टीएलएम की? इसका उपयोग भी पूछा है ना। देखो इसका उपयोग मैं बता देती हूँ, यहाँ पर नहीं दिया है। पहला उपयोग तो इसका ये हो जाएगा कि बच्चे को दृष्टांत रूप से उदाहरण प्रस्तुत करना, मतलब आप सामने से दिखा रहे हैं बच्चों को चीज़ें। और दूसरा उपयोग ये है कि बच्चों को उस तरीके से पढ़ा के लंबे समय तक चीज़ें उनके मस्तिष्क में बनी रहती हैं, राइट। हाँ, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल फॉर्मल वे में आपको बुक की लैंग्वेज ही लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो एक तो शिक्षण जो है सुनियोजित होना चाहिए, पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? प्री प्लान्ड। शिक्षा प्रजातंत्रीय होना चाहिए, डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। डाइट का पूरा नाम आपको बताना है,
तो डाइट का पूरा नाम क्या होता है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग टी से क्या होगा? DIET। बताइए इसका पूरा नाम क्या होगा? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। लिखना तो आपको हिंदी में ही है, ठीक है, इंग्लिश यूज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्लियर? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा NPRC का पूरा नाम बताना है। तो NPRC क्या होती है? इसका पूरा नाम है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? जो NPRC का प्रमुख होता है, जो मेन होता है, उसको बोलते क्या हैं? संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकुल प्रभारी। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम का प्रधान। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधान अध्यापक। क्लियर? एक चीज़ जो बहुत कॉमन सी है, शायद बच्चे जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे कुछ, जो प्राइमरी के जो आपके हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं कि हेडमास्टर बोलते हैं? बिल्कुल हेडमास्टर उनको बोला जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं होते हैं वहाँ पे, हेडमास्टर बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपके प्रयागराज, पूर्व नाम इसका है इलाहाबाद, ठीक है। राज्य शिक्षा संस्थान, देखो ये जो क्वेश्चन है अभी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? प्रयागराज में। राज्य हिंदी का संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है। नेक्स्ट है फिर शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालकों के ज्ञान से, बोध और अधिग्रहण से। बोध क्या होता है? समझना, अंडरस्टैंडिंग पावर। नेक्स्ट है फिर शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं के नाम बताइए। एक तो है बाल केंद्रित शिक्षा, जो बिल्कुल न्यू है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नेक्स्ट है फिर उपचारात्मक शिक्षण। तीसरा है दक्षता आधारित शिक्षण और चौथा है सहगामी। सहगामी में क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट दोनों की जो भागीदारी होती है वो बिल्कुल बराबर की होती है। नेक्स्ट है हमारा 74 व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ बताइए इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के। तो 2 लाभ क्या हैं? एक तो ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा उचित भाषा और उचित उच्चारण। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 75 ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो ये है मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। निरीक्षण में क्या होता है? आप कोई चीज़ क्या करते हैं? जांचते परखते हैं, है ना, फिर उसको सीखते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना, जिसमें बच्चे को खुद करने का अवसर मिलता है। जब आप खुद से कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपको याद भी रहती है और आप उसमें खुद से करके सीखते भी हैं। नेक्स्ट है फिर मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? तो मारिया मॉन्टेसरी ने इसको दिया था। उन्होंने बच्चों को कई वस्तु खेलने को देने की बात कही, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीखता है, राइट। नेक्स्ट है फिर बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? देखो जो बेसिक एजुकेशन या बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। और इनकी जो बेसिक शिक्षा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टेट में भी इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है, इन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट, जो चीज़ें आप हाथ से बना सकते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। जीविकोपार्जन मतलब बच्चे कुछ ऐसा बनाना सीख जाएं, हाथ के कारीगर हो जाएं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए आगे, ठीक है। उनका ये उद्देश्य था कि बच्चों को जो बुनियादी शिक्षा है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाएं ताकि बच्चा किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सहगामी शिक्षण से क्या तात्पर्य है?
देखो, जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है, इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसे क्या बोलते हैं? सहगामी शिक्षण। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया था जस्ट अभी, ठीक है। सहगामी शिक्षण होता क्या है? देखो, सहगामी का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों की बराबर भागीदारी हो, शिक्षक की भी और शिक्षार्थी की भी। बच्चे और शिक्षक दोनों की सहभागिता से शिक्षण जो प्रक्रिया है वो क्रियाशील बनी रहती है और जो विषय है वो सरल और बोधगम्य बन जाता है, मतलब बच्चे उसको समझ पाते हैं। एक तरीके से कह दो ये है पार्टिसिपेशन मेथड। क्लियर? हाँ, पार्टिसिपेशन टीचिंग, सॉरी। क्लियर यहाँ तक सभी को? आई होप कि आप सभी को बिल्कुल समझ आया होगा। एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन की है बिल्कुल क्लियरली। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी के जो सब्जेक्ट जिनकी मैंने, जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी कि जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। आपका एसएसटी का, बाल विकास का, कंप्यूटर का सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है। उनको जाके आप वॉच कर लेना, 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस सीक्वेंस में हैं, उनको देख लेना और अपनी प्रिपरेशन को कर दीजिए बिल्कुल स्टार्ट। ठीक है? अब आपकी जो एग्ज़ाम डेट होगी इलेक्शन के बाद कभी भी अनाउंस हो सकती है। क्लियर? क्योंकि पहले से ही सेशन इस बार लेट है थोड़ा सा। अब तक तो आपके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे वैसे। क्लियर सभी को भाई? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम करेंगे 81 से स्टार्ट। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे। बाय बाय। थैंक यू सो मच।